द टॉपिक ऑफ डीकार्बनाइजिंग एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग, जब ये मैं पैनल एक्चुअली डिसाइड कर रहा था तो सस्टेनेबिलिटी क्योंकि हमारा सारा फोकस है, एंड वी ऑलवेज रीच आउट टू द पीपल जिसके लिए हम सारा ये इवेंट और कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो कुछ एमएसएमई से जिनसे मैं बात कर रहा था, क्योंकि डिस्कशन में हमेशा बार बार सस्टेनेबिलिटी वर्ड बार बार आ रहा था। तो वाइल दे अंडरस्टूड के ग्रास रूट लेवल पे सस्टेनेबिलिटी होता है कि ठीक है आप बिजनेस को कॉस्ट कम करें, ऐसे कुछ किस तरह से बिजनेस करें कि वो एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट ना पड़े, बट ब्रॉडली जो अंडरस्टैंडिंग है वो आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन थोड़ी सी मिसिंग है। सो आई विल बिगिन विद द बेसिक क्वेश्चन टू आवर स्पीकर्स ऑन द पैनल। व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबिलिटी इन बिजनेस? Is it only about reducing cost? Is it only about getting the right tools in business to ensure that it doesn't harm environment? Or does it also mean there is no impact on the business growth? So I'll start with Pallavi to share your inputs on the topic and what it means for MSMEs in Rajasthan, in Jaipur particularly. Sure. Thank you, Sandeep. That's a big question. काफ़ी बड़ा और टफ सवाल है ये। सस्टेनेबिलिटी के मतलब बहुत अलग अलग होते हैं। जैसे रोशन जी ने अभी बोला, दो तरह के क्लाइमेट होते हैं। जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट होता है जो बिज़नेस को अफेक्ट करता है, जो कोई और पॉलिसी चेंज करे तो बिज़नेस पे इफ़ेक्ट आ जाता है, जिस पे कंट्रोल बहुत कम है। सिमिलरली दूसरा एनवायरनमेंट है जिस पे भी कंट्रोल बहुत कम है, वो है पर्यावरण। अगर आप जिस एरिया में बिज़नेस कर रहे हैं वहाँ पे पानी की किल्लत हो जाती है, मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस का वहीं पे इम्पैक्ट शुरू हो जाता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस ने इसके बारे में प्लान नहीं किया, वो सोचते रहेंगे कि नहीं नहीं हम बोरिंग करा लेंगे, कोई बात नहीं। कब तक बोरिंग करा लोगे? सरकार ने पॉलिसी लेके आना है बोरिंग बंद अगले साल से। अब मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, कपड़ा कैसे बनेगा? अनुज जी बताएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पर्यावरण में बदल जाती हैं और हमको नहीं समझ आता कि इवेंचुअली बहुत जल्दी हमारे बिजनेस पे कैसे इफ़ेक्ट कर जाएंगी। इसके लिए थोड़ा सा पर्यावरण के साथ चलना, पर्यावरण के चेंजेस को समझना और अपने बिजनेस में उसका प्लान करना कि अगर वो चेंज होएगा तो मैं क्या करूँगा। क्या मैं ऑलरेडी अपने पानी के सोर्सेज, मैं इस एग्जाम्पल को ही आगे बढ़ाऊँगी कि क्या मैं पहले से ही सोच के रखूँ कि अगर ये प्रॉब्लम आती है तो मैं पानी कैसे कम करूँ। क्या मैं पानी का यूज़ कम कर सकता हूँ, क्योंकि ये भी एक स्टेप है। कहीं और से पानी ले लूँगा पर कब तक वो वाला सोर्स भी पानी का आपको पानी उस रेट पे देगा, बिजनेस की कॉस्ट भी तो बढ़ जाएगी। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट इश्यूज़ बोलते हैं या प्रॉब्लम्स बोलते हैं, पर एक्चुअली कुछ सालों में वो व्यापार अफेक्ट कर जाता है, आपका प्रॉफिट अफेक्ट कर जाता है, आपके बिजनेस की कॉस्ट बढ़ा देता है, या फिर आपके ऊपर टैक्सेस लग जाएंगे। वही चीज़ आप कर पाओगे बट आपको ज़्यादा टैक्सेस देने पड़ेंगे, फीस देनी पड़ेगी, पेनल्टी देनी पड़ेगी, जैसे आजकल वेस्ट में हो रहा है ना अनुज जी? आप अब वैसे जैसे पहले आप अपना वेस्ट सिस्टम यूज़ करते थे, अब नहीं कर पाओगे। अब क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि यमुना में झाग बन गई, न्यूज़ में आ गया, सरकार ने बोला ओ हो जितनी भी दिल्ली के आसपास सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं या जो बिज़नेस हैं जो थोड़ा सा भी वेस्ट अपना वो कर रहे हैं, नदी में डाल रहे हैं, उनका बिजनेस रातों रात ठप। क्यों? मैंने थोड़ी कुछ किया अकेले, सबने मिलके किया है। पर वो मिलके जो एक इफ़ेक्ट आ जाता है हमारे पर्यावरण पे, जब वो सरकार नोटिस करने लग जाती है तो आप पे पॉलिसीज़, लॉज लगने लग जाते हैं। रेगुलेटरी चैलेंजेस बोलते हैं जिन्हें हम, आपके बिजनेस में रुकाव आ जाता है। या तो बिजनेस में रुकाव आएगा, या बिजनेस महंगा होगा, या बिजनेस ठप ही हो जाएगा। ये भी होता है। कोविड एक ऐसा पर्यावरण चेंज था जो किसी ने सोचा नहीं था आएगा। जब कोविड आया कितने बिजनेस बंद हो गए। हमने एक सर्वे किया था और वो हमने छोटे बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेसेस, एसएमईज के साथ किया था। हमें पता लगा कि 40%, पूरे वर्ल्ड के 40% एसएमई बंद हो गए थे कोविड के उस 3 साल। कोई चला पाया 1 साल, कोई चला पाया 6 महीने, दूसरा साल आते आते बिजनेस, मतलब जैसे हम लोग मराठी में, मैं बॉम्बे में रहती थी, बोलते थे परवरता ही नहीं था। मतलब बिजनेस से फ़ायदा ही नहीं आ रहा था। मतलब आप बिजनेस ही नहीं कर पाओगे तो बिजनेस चला के क्या करोगे? ऑफिस तो मैं जा रहा हूँ पर अगर मेरा सामान बिक नहीं रहा है तो मैं उस ऑफिस को चला के क्या करूँ, उस बिजनेस को? तो ऐसी छोटी छोटी हमारे पर्यावरण में चेंजेस हैं
जो हम प्लान करते हैं कभी कभार नहीं करते। अब थैंकफुली क्लाइमेट चेंज सस्टेनेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए आप प्लान कर सकते हो, जिसके बारे में आप ऑलरेडी समझ सकते हो। इसलिए हम सारे आज यहाँ आए हैं समझने के लिए कि ये मुद्दा हमारे बिजनेस के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। सुरेश जी बताएंगे, क्योंकि इन्होंने इतने सालों से इतने बिजनेसेस के साथ काम करते रहे, इनको पता है, ये बताएंगे। अनुज बताएंगे, वो खुद बिजनेस रन करते हैं। वरिदी जी जयपुर में रहती हैं, वो जयपुर में उन्होंने जितने सारे स्मॉल बिजनेस, विमेन एंटरप्रेन्योर, औरतें जो बिजनेसेस चलाती हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करी है, तो समझती हैं कि हम लोग यहाँ पे कितने चैलेंजेस हैं जो हम जिनको ना सोचते हैं कि ये तो सिर्फ एक बिजनेस की प्रॉब्लम है। वो बिजनेस की प्रॉब्लम है कि नहीं है, वो एक्चुअली इन्वायरमेंट में एक प्रॉब्लम हुई जिससे बिजनेस पे इफेक्ट हो गया। इसलिए हम उसको कैसे प्लान कर सकते हैं, उसके बारे में कैसे ऑलरेडी हम सोचना शुरू कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं जिनमें ज़रूरी नहीं आपका पैसा लगे, फ्री में होती हैं ये चीज़ें, और वो हम कैसे कल से शुरू कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आज की हम आपसे ऐसी बात करें, पर ऑल्सो हमें आपसे भी समझना है, क्या हम जो समझ रहे हैं आपकी मुश्किलें, क्या वही आपकी मुश्किलें हैं, कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें भी नहीं समझ आ रही, क्यों नहीं आप कर पा रहे। क्योंकि जब हमने इंडियन एसएमई से मैंने और मेरी टीम ने बात करी, तो हमें ये समझ आ गया कि एसएमईज़ को सब पता है, स्मॉल बिजनेस को सब मालूम है। ऐसा नहीं है कि वो पर्यावरण की चैलेंज समझते नहीं है, कि उनको सस्टेनेबिलिटी का मतलब नहीं पता है, ऐसा नहीं है। आप सब हमसे ज़्यादा जानते हैं कि आपको डे टू डे में क्या मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन उन मुश्किलों के हम समाधान कैसे आपको प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे बैठे, जैसे कि सुरेश जी कैसे आपको और इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अनुज जी बताएंगे कि उनके बिजनेस में उनको एक मुश्किल आई, कैसे उनको मदद मिली। ऐसे ही मैं एक नॉन प्रॉफिट के साथ काम करती हूँ ग्लोबली, जो स्मॉल बिजनेसेस को ऐसी गाइड, सपोर्ट, रिसोर्सेज, टूल्स जिनको हम बोलते हैं, साधन आपके लिए बना के डिजिटली प्रिपेयर करते हैं, ताकि आप फ्री में एक वेबसाइट पे जाएं, उसके बारे में पढ़ें, टूल देखें, और उसका फ़ायदा आप अपने बिजनेस में ले सकते हैं बिना सॉफ्टवेयर में पैसा लगाए, ERP, क्योंकि इन सब चीज़ों में पैसा लगता है। तो कैसे आप ये सब, हम आपको कैसे ये सब सरल बना के आपकी तरफ लेके आएँ, ये हम कोशिश करते हैं। तो मैं अभी तो आई थिंक संदीप यहीं पे आई शुड स्टॉप, बट आई लेट यू देन टेक ऑन। नहीं, वेरी सेकेंडली यू हैव पुट इट, other than paisa, bank credit, other than technology, other than marketing, other than HR, other than expansion, exports, I'm sure जैसे आपने बोला, Indian SMEs, Rajasthan MSMEs, Jaipur MSMEs, they also understand the importance of कैसे वो अपने बिजनेस को इन्वायरमेंटली कॉन्शियस, इन्वायरमेंट एफिशिएंट बनाए, कैसे वो ऐसे टूल सॉल्यूशंस अपने बिजनेस में अडॉप्ट करें कि उनका वेस्टेज कम से कम हो, उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो कम से कम हो, लेकिन उनके बिजनेस ग्रोथ में इम्पैक्ट ना आए। नाउ if there is a disconnect in understanding and adoption of sustainable measures, Suresh ji, you are one of the most prominent figures with respect to industry, MSMEs, तो I'm sure इस चीज़ के ऊपर आपसे बेहतर कोई, I don't think कोई लाइट डाल सकता है, प्लीज़। क्या है, आज की तारीख में मेरा ये सोचना है कि हम अपनी R&D टेक्नोलॉजी उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट हो, चाहे हमारी इंडस्ट्रियां हो, हम R&D पे बहुत कम पैसा खर्च करते हैं। R&D का जब तक हम उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करेंगे, नए नई चीज़ें, नए आविष्कार की तरफ नहीं जाएंगे और नई टेक्नोलॉजी के साथ उसको नहीं जोड़ेंगे, तब तक इसका समाधान बड़ा मुश्किल है। धीरे धीरे पहले के मुकाबले काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, पर अभी भी अगर हम देखें दूसरी कंट्री जो हमारे पड़ोसी कंट्री है, जो आज बहुत तेज़ी से आगे निकली है, उसका सबसे बड़ा मेन रीज़न ही टेक्नोलॉजी है। हम आज भी वो प्रोडक्ट या सोच नहीं सकते जो उनकी सोच है, हमारे को वो सोचना पड़ेगा। आज किसी कंट्री में प्रॉब्लम आई कि अमेरिका के अंदर 9/11 हुआ, एक सेकंड उन्होंने अमेरिकन झंडों का पूरा जहाज भर के वहाँ भेज दिया, एक नहीं कम से कम 40 या 50। वो उनकी सोच थी कि एक दिन में बनाना, पहुँचाना, और हर अमेरिकन ने खरीदा वो। तो हमारे को जो दुनिया जिस तरफ जा रही है उसके बारे में सोचना है कि हमें किस साइड में जाना चाहिए और किस तेज़ी से जाना चाहिए। अभी मैंने दिवाली पे देखा, दिवाली पे छोटे छोटे दीपक और उसमें पानी डालो तो वो 52 घंटे जलते थे। हमने सोचा ही नहीं, दीपक, दिवाली हमारा त्यौहार है,
इंडिया का इससे बड़ा फेस्टिवल नहीं है, पर सोच कौन लाया? चाइना। तो हमारे को सबसे पहले ये कि हम कोई नई चीज़ के बारे में सोचें। आज हम जो नई चीज़ के बारे में सोचते हैं, नई इंडस्ट्री के बारे में सोचते हैं, तो हमारा सबसे पहला टारगेट होता है कि मशीन तो यार चाइना से आएगी, वहाँ का क्या कोटेशन है मंगाया जाए। वो मशीन जो चाइना से आ रही है वो हमें इंडिया में बनानी है, तो इंडिया में बनाने के लिए उसकी R&D और टेक्नोलॉजी दो हमारे को बहुत ज़रूरी चाहिए कि ये इस पे हम और इस पे ज़्यादा गंभीरता से काम करने की ज़रूरत है, हमारे बजाय भी सरकार को। सरकार का अगर हम देखें एक्सपेंसेस अगर R&D पे, तो हम कहीं है ही नहीं। आज अमेरिका का देखो तो उनकी जीडीपी का 2 से 3% वो R&D पे खर्च करते हैं। हम पॉइंट में खर्च करते हैं, हमारी जीडीपी और उनकी जीडीपी में आज 8 से 10% का फर्क है, तो हम कहीं उस पर टिक नहीं पा रहे हैं। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा R&D का यूज़ करते हुए टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो हम अपनी इंडस्ट्रियों को आगे ले जा सकते हैं। जितना हम अपनी इंडस्ट्रियों को आगे लेके जाएंगे तो कार्बन और ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली पहले के मुकाबले ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं हुआ है। आज मान के चले 50-60% हमारे यहाँ सुधार हुआ है। अब बहुत सारी यूरोपियन कंट्रियाँ हैं या दूसरी कंट्रियाँ हैं जो प्रोडक्ट पे अगर हमने कहीं पर्यावरण पे बचत की है और उसका लोगो लगाया तो उसको प्रेफरेंस देते हैं, जो भी इंटरनेशनल नॉर्म्स है। तो जो लोग नए जो वहाँ पे अभी बिजनेस कर रहे हैं तो उनको पता है और वो अपनी उस चीज़ को यहाँ पे लागू कर रहे हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट की भी अपनी स्कीमें हैं बहुत सारी कि 2 करोड़ रुपए के लोन पे 2% आपको सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी है। बड़ी अमाउंट है, छोटी अमाउंट नहीं है। आज की तारीख में बिजनेस करना है तो बैंक लोन लेना है और बैंक में अगर 2% की अपने को सब्सिडी मिल जाती है, हम सोलर यूज़ कर रहे हैं, कोई दूसरा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं और जिससे हम कार्बन बचा रहे हैं, हम पर्यावरण को बचा रहे हैं, ग्रीन पर्यावरण की तरफ जा रहे हैं, तो उसका एक बड़ा बेनिफिट हम अपने लोगों को भी दे रहे हैं, आगे आने वाली पीढ़ी को भी दे रहे हैं और साथ उतना बेनिफिट ले रहे हैं। तो ये एक अच्छा है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे आने वाले टाइम में यूज़ करें। और कैसे सरकार की MSME की अगर हम सारी पॉलिसियों को निकालेंगे तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट 100% हमारे को मिलेगा। और उस जो बेनिफिट मिल रहा है एक्चुअली ज़्यादातर लोगों के पास नॉलेज ही नहीं है। सरकार की कमियां है इसमें कि हर आदमी के पास इस तरह के नॉलेज को पहुंचाया जाए कि क्या क्या फैसिलिटी सरकार की तरफ से है, क्या आप अवेयर कर सकते हो। सरकार का हम रेगुलर एक ऐड दिखते हैं, MSME का ऐड आता है। MSME का एक ब्लैक एंड वाइट छोटा सा ऐड आता है, 90% लोग उसको पढ़ते ही नहीं है। अरे यार रूटीन ऐड है। मैंने सुझाव भी दिया था बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा था, आप महीने में एक ऐड दो, 10 ऐड देने की जरूरत नहीं है। फुल पेज कलर्ड एज दो जिसपे लोगों की नजर जाए, उसमें आप महीने के सारे प्रोग्राम दे दो ताकि लोग उसको पढ़ ले और जिसका मतलब का जो प्रोग्राम हो उसको उस वर्कशॉप को अटेंड कर ले। वर्कशॉप MSME के खूब है, MSME की सारी पॉलिसियाँ भी खूब है, खूब सारी सब्सिडीज भी है, पर आम आदमी तक वो सब्सिडी नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए ये अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तरफ जाएंगे तो डेफिनेटली व्यापारी को, उद्योगपति को, सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। वंडरफुल सर। एक्चुअली हमने टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो हमने एक छोटा सा फायर साइड चैट रखा है आप सबके लिए टू स्पेसिफिकली टॉक अबाउट द स्कीम्स एंड सब्सिडीज ऑफर्ड बाय बैंक्स टुडे। सर ने बात करी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी के अराउंड, क्रिएटिंग अवेयरनेस, नॉलेज डिसेमिनेशन के अराउंड। अनुज जी, आप यू हैव बीन इन द बिजनेस फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, यू अंडरस्टैंड द निटी-ग्रिटीज इन अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस। आई एम श्योर आपने बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट करी होंगी विच हैज़ हेल्प्ड यू रिड्यूस द वेस्टेज एंड बी मोर एनवायरमेंट कॉन्शियस। कैन यू शेयर विद द ऑडियंस? थैंक यू संदीप जी। टेक्नोलॉजी देखिए, आज की डेट में सेविंग करना, सिर्फ क्लाइमेट तो देखिए एक सबसे बड़ा है, आज की डेट में सबसे बड़ा और चैलेंजिंग पार्ट है क्लाइमेट। कि क्लाइमेट कभी नहीं पता सर्दी कब आएगी, कितने महीने की होगी, गर्मी कितने महीने की होगी, बरसात कितने महीने की होगी। तो जो प्लानिंग ऑफ द बिज़नेस है, अगर मैं मेरे बिज़नेस की बात करूं तो हमारा बिज़नेस टेक्सटाइल्स का है। टेक्सटाइल्स में हम गारमेंट मैन्युफैक्चरर हैं। अब हमारे को सीज़न के हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ती है मैन्युफैक्चरिंग की।
तो 100% क्लाइमेट सबसे बड़ा आज की डेट में इम्पैक्ट है, जो हमें पास्ट 5-6 ईयर्स से हमें हर साल चैलेंज आ रहा है ये क्लाइमेट का बहुत बड़ा। और ये तो आप सब मुझसे बेटर जानते हैं कि क्लाइमेट का चेंजेस है, पर अब मैं बात करता हूँ तो मगर मेरे बिजनेस की बात तो मैं बात करूँगा चैलेंजेस जो हमें मिलते हैं आज की डेट के अंदर सस्टेन करने के लिए। वो चैलेंजेस हम जिस पे ज़्यादा काम करते हैं, हम वो काम करते हैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे। लर्निंग एंड डेवलपमेंट हमने सबने पढ़ा है, सुना भी बहुत है, बहुत लेक्चर्स भी सुने हैं, सब जगह पता किया है, पर कभी हमने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। लर्निंग एंड डेवलपमेंट आज की डेट में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कभी हमने ये सोचा नहीं कि क्यों हमारी यंग जनरेशन जो है वो यहाँ से बाहर जा रही है। दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, गुड़गांव, हमें जयपुर में कोई अच्छा आज की डेट में एम्प्लॉयमेंट अगर हम करने जाते हैं तो हमें मिलते ही नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण है वर्क कल्चर। तो वर्क कल्चर के लिए हमने सबसे पहले अब रिसेंटली हमने इस पर वर्किंग बहुत ज़्यादा काम करा है, जिसमें हमने करा है लर्निंग एंड डेवलपमेंट, कि भाई आप क्या कर सकते हो आप बताओ। मैं तो आपसे काम करवा लूंगा, मुझे क्या करवाना है, पर मुझे आपका इंटरेस्ट पता करना है, आप क्या कर सकते हो, उसकी ग्रूमिंग मैं करूंगा। वो मेरा पार्ट है आपकी ग्रूमिंग कराना। अगर मुझे लगता है कि आपका इंटरेस्ट है, आपका पैशन है किसी चीज़ में ग्रूम करने का, तो डेफिनेटली वील ग्रूम इट। दूसरा, हमने एक तो लर्निंग एंड डेवलपमेंट का हमने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। दूसरा हमने ध्यान दिया अगेन हमारा गारमेंट्स का बिजनेस है और ऑनलाइन में भी हमारा एक अच्छा कंट्रीब्यूशन है, तो पैकेजिंग हमारे लिए बहुत बड़ा पार्ट है। तो हमने रीपैकेजिंग के ऊपर ज़्यादा मेहनत करी कि कैसे हम यूज्ड पैकेजिंग को वापस पैक कर सके, बिकॉज ऑनलाइन में प्रोडक्ट जाता है और वापस रिटर्न होके भी आता है। उसका एक परसेंटेज है विच इज़ मतलब परसेंटेज सबका बिजनेस का अलग अलग है। अगर हमारे बिजनेस की बात करें, हमारे प्रोडक्ट की बात करें, तो 40 से 45% का रिटर्न परसेंटेज है। हाँ जी, जूतों की अगर बात करेंगे तो 60 से 70% का जूतों के अंदर, बिकॉज साइज़ का हर का किसी को पता नहीं US 6 क्या होता है, UK 6 क्या होता है, वो उनके लिए 6 है नंबर, तो उसका परसेंटेज ज़्यादा है। और गारमेंट का भी सेम है, बिकॉज सब ब्रांड्स के अलग साइज चार्ट्स होते हैं, तो उसके कारण 40 से 45% का रिटर्न आज की डेट में है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो आया वो आया पैकेजिंग। जितने का हम प्रोडक्ट शिप करते उससे काफ़ी कुछ कॉस्ट का तो हमारी पैकेजिंग लग जाती है हर बार। तो उसके लिए हमने वर्किंग करी, उसके हमने तरीके निकाले कि कैसे क्या हम इसको कम से कम खर्चा कर सकते हैं। दूसरा, हमने हमारी फैक्ट्री को पेपरलेस करा बाय टर्म्स ऑफ बाय ERP। अब ERP सबने सुना है, पर इम्प्लीमेंट बहुत रेयर लोग कर पाए, क्योंकि हम भी आज 5 साल से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो भी 90% ही पहुँचे होंगे, जिसमें हमने टीम इतनी अच्छी रख रखी है। दिल्ली से बंदे हायर कर रखे हैं, बेंगलोर से बंदे ऑनबोर्ड कर रखे हैं, आउटसोर्स कर रखी हैं काफ़ी सारी चीज़ें पुणे के IT डेवलपर्स को। उसके बाद भी हम 90% ही पहुँचे। अगेन उसका मेजर कारण कि यहाँ पे कोई ERP पे काम नहीं करना चाहता। वो कहते हैं जब हमें कंप्यूटर ही चलाना है, टेक्नोलॉजी पे काम करना है, तो हम बेंगलोर, दिल्ली, बम्बई जाएंगे, जयपुर में क्यों रहना है, जयपुर में वर्क कल्चर नहीं है। तो हमने इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करी हैं, जिसके कारण सस्टेनेबिलिटी भी आती है। बिकॉज आपकी छोटी छोटी चीज़ों से जब हम एंड में जाएंगे तो बहुत बड़ा एक बचाव पैसों का भी होता है और एक सोच का भी आता है। इंटरेस्टिंग। सोच बदलो तो सब बदलो। आई थिंक सोच बदलो सब बदलो आज की डेट में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली बम्बई में बदल के जयपुर में बदलनी बाकी है। विद दैट थॉट आई विल कम टू वरिधि जी। वरिधि जी, सर ने चाइना की बात करी, चाइना किस तरह से द कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, कुछ एनेक्डोट्स, कुछ एग्जांपल रेफरेंसेस जिसके साथ इंडिया अभी करेंटली compete कर रहा है, फॉर एग्जांपल इन टेक्सटाइल्स ओनली, विद बांग्लादेश, वियतनाम, फिलीपींस प्रॉब्ली। क्या उन कंट्रीज़ में इस चीज़ को लेके कुछ अवेयरनेस है? अगर अवेयरनेस है तो हाउ दे हैव डन इट विद देयर MSMEs टू रिड्यूस एमिशंस देयर? कुछ ग्लोबल एग्जांपल्स। Thanks, Sandeep.
जैसे सर ने कहा चाइना की बात की और लर्निंग एंड डेवलपमेंट की बात हुई है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात हुई है, एंड टेक्सटाइल्स में राजस्थान भी बहुत प्रोमिनेंट प्लेयर है. बट स्टिल इफ़ यू सी द एग्जांपल ऑफ बांग्लादेश ने जो उसकी डाइंग यूनिट्स हैं और टेक्सटाइल यूनिट्स हैं, उन्होंने वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम अडॉप्ट किया है. एंड जो केमिकल डोजेज है उसको ऑप्टिमाइज़ करते हुए उन्होंने अपना वाटर कंजम्पशन भी रिड्यूस किया है. एट द सेम टाइम दे हैव बिकम कंप्लायंट विद द ग्लोबल प्लेयर्स. उनकी जो डिमांड्स है यूरोपियन मार्केट्स में, फॉर एग्जांपल H&M, ज़ारा, प्राइमार्क, ये सारे ऑर्डर्स बांग्लादेश में जा रहे हैं उनके, एंड दे आर गेटिंग लॉन्ग टर्म ऑर्डर्स. तो भीलवाड़ा इज़ अ टेक्सटाइल हब फॉर राजस्थान, but why can't we have global suppliers or global players or global buyers जो कि हमसे सामान खरीदे. So the thing is that sustainability is definitely about using less, reducing the cost, but at the same time it is also about being competitive. Are we competitive enough? जहाँ तक की बात है रीसाइक्लिंग की, तो मैं मानती हूँ कि हमारे बहुत सारे स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं जो कि रीसाइक्लिंग का काम कर रहे हैं, एंड दे आर अडॉप्टिंग वेस्ट टू वैल्यू मॉडल. फॉर एग्जांपल जो टेक्सटाइल का स्क्रैप है उससे फिलीपींस में टोट बैग्स बनाए जाते हैं, पैचवर्क का काम किया जाता है. और इसी तरह एक एग्जांपल इंडोनेशिया का है जहाँ पे फूड एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग में कोकोनट हस्क को आप बायोफ्यूल में कन्वर्ट कर रहे हैं. सो दीज आर वेरियस एग्जांपल्स अक्रॉस द ग्लोब जो कि MSME सेक्टर्स आर फॉलोइंग. सो आप एक वेस्टेज कम कर रहे हैं, आप यू आर बीइंग मोर कम्पिटिटिव, यू आर मेकिंग योरसेल्फ फ्यूचर रेडी. वी शुड नॉट वेट कि गवर्नमेंट कोई कंप्लायंस इम्पोज कर देगी उसके बाद हम विल सी कि क्या करना चाहिए या कैसे करना चाहिए. इट इज़ अबाउट हम अभी से स्टार्ट करें, एंड दैट विल ऑल्सो हेल्प अस इन रीचिंग टू वाइडर मार्केट्स. एट द सेम टाइम जैसे मैंने बोला कि कुछ स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं जो कि वेस्ट टू वैल्यू वाला मॉडल अपना रहे हैं, बट द थिंग इज़ दैट वी आर नॉट ट्रैकिंग एंड वी आर नॉट कम्युनिकेटिंग अबाउट इट. इवन इफ वी आर डूइंग, वी आर नॉट telling the world that we are following sustainable practices. तो मेरा मानना है कि पहले हम ट्रैकिंग से स्टार्ट करें कि हमारा कितना कंजम्पशन हो रहा है, कितना वेस्टेज वी आर क्रिएटिंग, एंड देन हाउ कैन वी कन्वर्ट दैट वेस्टेज टू वैल्यू, एंड लर्निंग फ्रॉम ग्लोबल MSMEs. बांग्लादेश में एग्जाम्पल है, टर्की में लेदर टैनरीज हैं, and those have actually implemented effluent treatment plants, और उन्होंने भी अपना केमिकल डोजेज को ऑप्टिमाइज़ करते हुए वाटर रिडक्शन, एनर्जी रिडक्शन, ये सब कम किया है. अपने साउथ ईस्ट एशिया में बहुत एग्जाम्पल है. वी डोंट हैव टू गो टू जर्मनी एंड ऑल दीज यूरोपियन कंट्रीज़. अगर हम अपने एशिया पैसिफिक में ही देखें तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे. तो we should learn more from them, and whatever we are doing we should start tracking them and start communicating about it. So I'll stop here. Very, very important. Tracking, and basically tracking what emissions you're having in your business is, I think, fundamental to reduce emissions in your business. आज की डेट में when everything boils down to data, when everything boils down to numbers, everything boils down to quantifiable information, कि अगर मुझे कोई डिसीजन बिजनेस में लेना है, until unless मेरे पास डेटा, मेरे पास चार्ट मेरे सामने है, आई कैन नॉट टेक डिसीजन मेकिंग उसमें नहीं हो सकती है. तो एमिशंस के केस में, सस्टेनेबिलिटी के केस में, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रैक आपके बिजनेस का कार्बन एमिशन कितना हो रहा है, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे. कहाँ से वो डेटा मिलेगा, कैसे मिलेगा, और वो डेटा एक क्वांटिफाइबल फॉर्मेट में कैसे हम अपने स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, चाहे वो बैंक्स हैं, गवर्नमेंट है, एक्सपोर्ट्स में बायर्स हैं, अपने एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो हाउ टू मेजर द डेटा, हाउ टू ट्रैक कि हम कितना कार्बन एमिट कर रहे हैं.
तो पल्लवी, योर थॉट्स ऑन इट कि हम बेसिकली हाउ वी कैन वी डू दैट, और ये एंड अगेन इट बॉइल्स डाउन टू कि यार इसमें एसएमईज को पैसा लगाने की ज़रूरत है। अगर मुझे कल को अपने बिजनेस का डेटा मिशन चेक करना है तो मुझे क्या कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो अगेन फिर वही ROI की बात आती है, तो प्रॉब्ली MSMEs may not be very keen on it। तो ऐसा कोई रिलायबल मतलब अफोर्डेबल वे टू ट्रैक एमिशंस वेरी सक्सेसफुली? Yes, actually there is. So before going into tracking emissions, just I'll take one step back, Sandeep, which is which business needs to track emission? ये question है। Manufacturing businesses think कि मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरे pollution का मुझे कंट्रोल रहे। जो सर्विस में काम करते हैं, जिनके ऑफिसेज हैं पर फैक्ट्री नहीं है, वो सोचते हैं कि मेरा एमिशन ही कितना एमिशन है, मेरा तो सिर्फ ऑफिस चल रहा है तो मेरे एमिशन तो बहुत कम होगा। ये सोच है, पर एक्चुअली ये सच नहीं होती। अगर आप अपना एमिशन ट्रैक करोगे या आप अपना कैलकुलेट कर पाओगे कि आपका एक्चुअली खर्चा कितना बिजली में जा रहा है, आपका खर्चा कितना उस ऑफिस को चलाने में जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कि आप एक बंदा, जैसे हम बोलते हैं कि हम हायर करते हैं HR में, लोग सोचते हैं कि हमारे को लोगों की सैलरी सबसे महंगी पड़ती है, पर एक्चुअली वो सच नहीं है। अगर आप कैलकुलेट करोगे आपका साल का खर्चा जितना बिजली में जा रहा है, जितना ऑफिस मेंटेनेंस में जा रहा है, वो खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है छोटे ऑफिस के लिए, सर्विस सेक्टर्स के लिए। तो क्या उस खर्चे को भी कम करना हमारी सस्टेनेबिलिटी में आता है? हाँ। क्या हमारी बिजली का सोर्स, क्या मेरी जैसे एनर्जी एफिशिएंसी जिसको बोलते हैं, क्या अगर मैं अपनी लाइटिंग ऐसी लगाऊं जो बिजली कम ले, क्या उससे मेरा बिजली का बिल कम हो जाएगा? हाँ जी, 30% एटलीस्ट एनुअली, एक साल में। क्या वो मेरे धंधे में पैसा ज़्यादा बचाता है? हाँ। क्या इसका मतलब मेरे पास ज़्यादा पैसा है कि मैं और एक्सपर्ट हायर कर लूँ अपने ऑफिस में जो मेरा बिजनेस बढ़ाए इंस्टेड ऑफ कि मेरी कॉस्ट बढ़ाए? तो क्या आप ऐसे करके छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं अपने रोज़मर्रा के बिजनेस में, अपने ऑफिस में, जिनसे आप वो पैसा अपने बिजनेस में यूज़ कर सके रादर देन कि आप अपनी वो बैलेंस शीट की कॉस्ट में यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ द वन पॉइंट आई ट्राइड टू मेक, बिकॉज हो सकता है यहाँ पे सब मैन्युफैक्चरिंग वाले ना हो तो उनको लगेगा कि ओहो मेरी एमिशन। नाउ कमिंग टू ट्रैकिंग, यस, वेरी गुड पॉइंट सर। आपने भी बोला टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है, वरिदी ने बोला कि ट्रैकिंग बहुत ज़रूरी है। दोनों चीज़ों का एक सोल्यूशन है, वो है कि आप अपने एमिशन क्या आप एक सॉफ्टवेयर ऑनलाइन टूल से ट्रैक कर सकते हैं? हाँ जी, हमारे पास एक टूल है जो हमने सिर्फ स्मॉल बिजनेस के लिए बनाया है। मैं एक नॉन प्रॉफिट या NGO जिसे बोलते हैं उसमें काम करती हूँ, इसीलिए जो भी सर साधन बनाते हैं हम उसके लिए कोई पैसा नहीं मांगते हैं, क्योंकि हमको हमारा मेन मोटिव इज़ कि हम आप छोटे बिजनेसेस जैसे लोग जिनको लगता है कि ये चीज़ें मुश्किल हैं, कि मेरे पास ये नॉलेज नहीं है या मेरे पास इसकी सीखने का कोई साधन नहीं है, मैं कहाँ जाके सीखूँ कि सस्टेनेबिलिटी करनी कैसे है, हम आपकी हेल्प करते हैं विद टूल्स। तो हमारा एक टूल है जो मेरी कोलीग स्वप्ना अभी आपको थोड़ी देर में दिखाएगी, जिसको हम बोलते हैं एमिशन कैलकुलेटर। वो कैलकुलेटर टूल है, जैसे सिंपल बैलेंस शीट्स बनाते हैं वैसे ये एक टूल है जो आपसे कुछ सवाल पूछेगा आपके बिजनेस के बारे में, और उसके बाद आपको एक बहुत सिंपल रिपोर्ट दे देगा कि आपकी बिजली का खर्चा की वजह से आपका बिजली का एमिशन इतना है, आपकी स्टाफ की वजह से आपका कार्बन का एमिशन इतना है, एंड सो ऑन, कि आप जैसे माल खरीद रहे हैं, आपका माल खरीदने से कितना आपका बिजली का खर्चा बनता है या आपका कितना एमिशन कार्बन का बनता है, क्योंकि वो एक ऐसा एमिशन है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जहाँ आप जिनसे ले रहे हैं उनकी वजह से आपका एमिशन बढ़ता है, वो भी ये आपको बताएगा। तो आपके बिजनेस में आप ये कैसे यूज़ करेंगे, कैसे नहीं यूज़ करेंगे, वो आपको एक रिपोर्ट मिलेगी, जिसको आप, जैसे संदीप ने बोला, अगर आपको बैंक बोलता है कि क्या आपका एमिशन डेटा आपके पास है, तो इसका आप सवाल हाँ बोल सकते हैं। और ये टूल यूज़ करना बहुत सिंपल है। इसमें ऐसी चीज़ें अभी मेरी कोलीग आपको बताएगी, जो ऐसी चीज़ें हैं जो आप रोज़ अपने बैलेंस शीट में जिसका इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं ना, वो सेम चीज़ें ही डल के आपको आपका एमिशन कैलकुलेट करके देगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सिंपल इन्फॉर्मेशन देनी है। सो देयर इज़ अ टूल, येस, एंड वी रेकमेंड कि सारे स्मॉल बिजनेसेस ये ज़रूर करके देखें, क्योंकि आपको ना आंखें खुल जाएंगी, आपको एकदम से सरप्राइज़ होगा कि अच्छा मेरे एमिशन यहाँ से आते हैं, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। सोच बदलेगी, आपको दिखेगा आपको कहाँ पे अगर आप पैसा या एफर्ट थोड़ा सा लगाएं। जैसे अनुज ने बोला, वन थिंग जो प्लांट्स और फैक्ट्रीज़ में बहुत ज़रूरी होती है कि आप अपने स्टाफ को भी समझाएं कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैं तुम्हें करने को क्यों बोल रहा हूँ, क्यों तुम अगर लाइट बंद करोगे मेरा बिजली का खर्चा कम होएगा, मैं तुम्हें बोनस और दे पाऊँगा।
ये बहुत सिंपल सी सोच है और एक तरीका है समझाने का कि इस सब का फ़ायदा आप ही को है, सिर्फ मेरे को नहीं हो रहा है ना। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हम हब पे आपको प्रोवाइड करते हैं। और सेकंड चीज़ जो वरिदी आपने बोली कि ऐसा नहीं है कि इंडियन एसएमई नहीं कर रहे, जैसे अनुज जी ने आपको बताया इंडियन स्मॉल बिजनेस सब कर रहे हैं, यहाँ पे भी कर रहे हैं, बाहर भी कर रहे हैं। बाहर वालों को ना 5 का करते हैं, 10 का दिखाने का आदत है और वो दिखा पाते हैं। हम लोग 5 करेंगे तो 10 नहीं दिखा पाएंगे, शायद 2 ही दिखा पाएंगे। इसलिए हमारा जो इनिशिएटिव है, हमारा जो प्रोग्राम है, हम सिर्फ 2 हैं इंडिया में, हमारी ग्लोबल टीम बहुत बड़ी है, पर हमारी कोशिश ये होती है कि जो छोटी छोटी चीज़ें भी स्मॉल बिजनेस यहाँ पे कर पा रहे हैं अपने रोज़ की ज़िंदगी में, क्या हम उसकी कहानी आपके साथ लिख के प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हैं? क्या हम आपको मार्केटिंग बेनिफिट दिलवा सकते हैं, आपको प्रमोशनल हेल्प दिलवा सकते हैं कि ओ हेलो इंडियन एसएमई बहुत कुछ कर रहे हैं, देखो एग्जाम्पल ए। अब जैसे वरिदी आपने बोला कि कैसे वेस्ट टू वेल्थ, तमिलनाडु में एक बिज़नेस है, हमने उनका केस स्टडी बनाया था। वो जो तिरुपुर क्लस्टर है जो सिर्फ टेक्सटाइल्स बनाता है, वो एक बिज़नेस है जो तिरुपुर के सारे मैन्युफैक्चरर से ना उनकी कतरन लेते हैं, जो वेस्ट होता है, जो कपड़ा बनने के बाद जो कतरन जिसे बोलते हैं वेस्ट, और वो उसका पेपर बनाते हैं। और वो पेपर इतने बड़े बड़े ब्रांड सारे ये जो हैं, जो अपने आजकल कहते हैं ना हम सस्टेनेबल ब्रांड है, तो आपके कपड़े पे जो टैग है ना, वो वाले टैग्स वो बिज़नेस बनाता है और वो इतना प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि कैसे आजकल की नई पीढ़ी, जैसे सुरेश जी बता रहे हैं, उनकी सोच ऐसी है कि क्या मैं इस सस्टेनेबिलिटी एक टॉपिक से क्या मैं बिज़नेस का फ़ायदा कर सकता हूँ। सिमिलरली अनुज जी जैसे आपने बोला, ये छोटी छोटी चीज़ें जो जिनको लोग सोचते हैं कि ये कॉस्ट है कि मैं ट्रेनिंग क्यों दूँ अपने स्टाफ को, या फिर मैं एक्चुअली फ़ायदा उसमें बिज़नेस का ही होता है। बस ये नहीं कल नहीं होगा फ़ायदा, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद आपकी बैलेंस शीट पे फ़ायदा दिखेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम ना चाहते हैं कि हम ये कहानियाँ स्मॉल बिजनेसेस इंडियन एमएसएमईज़ की लेके जाएं ग्लोबली। इसीलिए हम सबको मतलब प्रमोट करना चाहते हैं कि आप हब पे आइए, आप देखिए हम क्या क्या आपको प्रोवाइड करेंगे, हमसे मदद मांगिए, हम आपसे समझना चाहते हैं कि क्या हम जो दे रहे हैं वो आपको काम भी आ रहा है। अब जैसे आप कैलकुलेटर आपको दिखाएगी स्वप्ना, क्या आपको ये यूज़फुल लगता है? नहीं लगता तो क्यों नहीं लगता, क्या हम आपके लिए हेल्प कर सकते हैं? तो ऐसी चीज़ें संदीप अवेलेबल हैं, एज यू सेड कि हमें कैसे ग्लोबल इनिशिएटिव्स को यूज़ करके इंडिया में उसका फ़ायदा उठाना है। मेरा इनिशिएटिव एक माध्यम है कि ये जो सस्टेनेबिलिटी एमिशन मेजरमेंट से फ़ायदा कंपनीज बाहर की उठा रही हैं, कैसे मैं स्मॉल बिजनेसेस इंडिया में ये फ़ायदा हम आपको दे पाएँ। इसलिए हम आज ये ऐसे आपको ट्रेनिंग में बुला के समझाना चाह रहे हैं कि आप भी ये कर सकते हो, जो वहाँ पे उनके लिए बहुत आसान है। उनको किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ ईमेल में भेजेंगे, सब ईमेल देखते हैं। यहाँ पे ये इतना इजी नहीं, हमें आपको बुला के बताना पड़ता है कि नहीं ये एक प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है, आप जाइए, आप देखिए, आप कर सकते हैं। तो मेरा तो बस संदीप, माई मैसेज हियर इज़ दैट an Indian small business should not think that they are lesser than any global SME. You are at par. An Indian SME can do exactly a lot more than them. It's just that आपको बताना है, आपको समझना है कि कैसे करना है, और उसके लिए आप मेरी हेल्प ले सकते हैं, मेरे प्रोग्राम की हेल्प ले सकते हैं, मेरे वेबसाइट की हेल्प ले सकते हैं, पर वो हम बाद में और चर्चा कर सकते हैं। We'll have a more elaborated discussion with Swapna coming in the next panel. But I think this directly addresses the awareness aspect also. जब लोगों को पता चलेगा कि वो कितना एमिशन वो कर रहा है, उनका बिजनेस कर रहा है, तो आई थिंक वो एक वर्ड ऑफ माउथ भी होता है कि अरे मेरे को पता ही नहीं था मेरा बिजनेस, जो उनके सप्लायर्स हैं, जो इनके बायर्स हैं, तो वर्ड ऑफ माउथ आई थिंक इसमें काफ़ी अच्छे से हेल्प करेगा। बट सुरेश जी, अपार्ट फ्रॉम द अवेयरनेस एस्पेक्ट, डे टू डे ऑपरेशन में, डे टू डे लाइफ में, बिजनेसेस में, अकॉर्डिंग टू यू सूक्ष्म, लघु, मध्यम तो आई थिंक फिर भी एक डिसेंट साइज है, बट सूक्ष्म से भी जो छोटे हैं, नैनो जिनको कहते हैं, फैक्ट्री ओनर्स, 1 पर्सन कंपनी जो, और लघु और सूक्ष्म, वो डे टू डे बिजनेस में ऐसे क्या छोटे छोटे स्टेप्स कर सकते हैं जो अदर, आई मीन बिफोर ट्रैकिंग देयर एमिशंस दे कैन डू दैट, ताकि वो अपना जो है वेस्टेज है कम कर पाएँ? जैसे अनुज जी ने एग्जाम्पल दिया, और ऐसा वो क्या कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में? पल्लवी जी को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने एमएसए के लिए एक प्लेटफॉर्म लाया है कि कैसे लोगों को अवेयर किया जाए इन सब चीज़ों के बारे में, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये धन्यवाद की पात्र है कि इस तरह के एनजीओ के माध्यम से हम सब जो छोटे व्यापारी हैं उनके पास हम कैसे पहुंच सकते हैं और उनको कैसे बेनिफिट दे सकते हैं। अब बात कर रहे हैं हम
सूक्ष्म व्यापारी अपना कैसे डे टू डे में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपना वेस्टेज के लिए, अपने कार्बन के लिए कैसे उसको ध्यान दे। मेरा ये कहना है कि तकरीबन जो उसका अपना स्टाफ है, जो उसके अपने उस ऑर्गेनाइजेशन में आदमी में काम करने वाले जो लोग हैं, उनके साथ अगर वो महीने में एक बार भी बैठ के मीटिंग करे। कई बार क्या होता है, आदमी ये समझता है मैं बड़ा हूँ, अरे यार इनको क्या नॉलेज है। नहीं, वो जो छोटे वाला आदमी जो आपका काम कर रहा है, जो सफाई कर्मचारी काम कर रहा है, वो आपको बहुत ऐसी बातें बता सकता है जो आपको और हमारे को नहीं पता होती। तो अगर हम महीने में एक बार भी अपने पूरे स्टाफ के साथ बैठ के बात करें और उनको फ्री हैंड कि आपके मन में जो बात है वो कहो, लागू होएगी कि नहीं होएगी ये तो बॉस डिसाइड करेगा, पर वो उसके साथ आपको कुछ बातें ज़रूर बताएंगे जिसमें हम इन सारी चीज़ों का बेनिफिट ले सकते हैं। हो सकता है कि हमारे बाथरूम की लाइट जलती रही हो, कोई ध्यान ही नहीं देता हो। जब आप उनके साथ बैठोगे, बात करोगे तो पता चलेगा यार ये चाहे बिल महीने का 5 रुपये का भी आता हो, ये 5 रुपये की हम बचत कर सकते हैं। 5 रुपये की बचत करने के साथ साथ हम पूरी कंट्री का भी भला करते हैं। हम वो वेस्टेज करके दूसरे को बिजली जिसको जानी चाहिए उसके पास कम जाती है, तो हम दोनों फायदे कर सकते हैं। इसी तरह पानी का भी प्रॉब्लम है, पानी कहीं लीकेजिंग चलती रहती है, पड़ी रहती है, मालिक ऑफिस नहीं जा पाता है या नहीं जाता है, उसके पास कई सारी सिस्टम है। तो ऐसे छोटे छोटी चीज़ें होती है, चाहे पानी हो, बिजली हो, अकाउंट्स का मसला हो, साफ सफाई का मसला हो और ग्रीन एनर्जी से संबंधित मसला हो। मैंने अजमेर रोड पे व्हीकल स्क्रैप का पहला प्लांट इंडिया का हमने लगाया। जब हमने लगाया तो हमने आपस में ये सोचा कि इसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी के बजाय हम सोलर पे प्लांट चलाएं, और हमने डिसाइड करके उस पर सोलर लगा दिया। आज 2.5-3 साल हो गए हम वो पूरा प्लांट सोलर से चला रहे हैं। तो वन टाइम पैसा चाहे लगे, पर उसमें बेनिफिट हम अपने साथ साथ अपने देश का, अपने समाज का भी भला कर रहे हैं कि जहाँ बिजली की ज़रूरत है वहाँ बिजली पहुँच जाए। कई बार अपन देखते हैं सरकार कहती किसानों के लिए बिजली नहीं है, उनको 4 घंटे दें, 6 घंटे दें। अगर हम थोड़ी थोड़ी बचत करेंगे तो उनके पास भी उसका बेनिफिट मिलेगा। इसी तरह दुकानों पे, आपके छोटे इंडस्ट्री पे भी हम अगर इस तरह की छोटी मीटिंगें करके अगर उसका समाधान सीरियसली करेंगे तो उसका बेनिफिट हम सबको मिलेगा। वेरी इंटरेस्टिंग सर। अनु जी, जैसे वरिदी जी ने भी एग्जांपल दिया फॉरेन कंट्रीज़ का, सर भी बता रहे हैं, कुछ ऐसे एग्जांपल्स जो आप सजेशन के तौर पे देना चाहेंगे जो डेली बिजनेस में जैसे आप कर रहे हैं, जैसे आपने बताया, कुछ एडिशनल एग्जांपल्स दैट बिजनेसेस कैन डू? सर, सबसे पहले तो हमको वापस सोच बदलनी पड़ेगी कि यार महंगा नहीं करना। तो वही वाली बात है, वो सस्ता बार बार परेशान होगा और महंगा एक बार करके आदमी टेंशन फ्री होता है। इसका एक सिंपल सा बहुत छोटा सा एग्जांपल है जो इससे दोनों चीज़ें हमारी जाएंगी। क्लाइमेट को भी हम सपोर्ट करेंगे, सब करेंगे। आप वॉशरूम के अंदर सेंसर वाले नल लगा दीजिए। अब हम ये कहते हैं सब सेंसर का नल लगाएंगे, ख़राब बहुत होता है, इतना सारा स्टाफ इसको काम में लेगा, ये बार बार मेंटेन कौन कराएगा, महंगा आता है। तो आप अच्छी कंपनी का लगाइए, 5 साल 7 साल की मेंटेनेंस कंपनी देती है। आप उस पर एक बार महंगा पड़ेगा कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट आपने एम्प्लॉयज को ये सिखाया कि भैया वेस्टेज नहीं करनी। आपने क्लाइमेट के लिए एक अच्छा काम किया कि पानी वेस्ट नहीं हुआ, जितना हाथ दिया उतना ही काम में आया। दूसरा, अगेन सेंसर वाली लाइट्स। आप सेंसर की लाइट्स लगाइए स्टेयरकेस के अंदर, आप सेंसर की लाइट्स लगाइए वॉशरूम के अंदर। आपको इससे बहुत आज फ़ायदा नहीं दिखेगा, पर ये बहुत छोटी माइन्यूट सी चीज़ है। आज मेरे कॉन्फ्रेंस रूम में करीब 40 से 50 लाइट्स लग रही होंगी, पर अब वहाँ पे लाइट इसलिए कंपलसरी हमें इलेक्ट्रिसिटी वो लेनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ पे मीटिंग्स चलती है। गलती से कोई सेंसर बीच में ऊपर नीचे हो गया और कुछ चलती हुई कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ हुआ, पर हमने सारे वॉशरूम्स के अंदर वो लगवा रखी है कि भाई आप जाओ यूज़ करो, लाइट जब चालू हो जाएगी, जब नहीं करोगे तब बंद हो जाएगी। रात में गार्ड की टेंशन नहीं करनी मुझे कि भाई जा पूरी बिल्डिंग की लाइटें बंद करके आ, बाथरूमों की लाइट्स बंद करके आ। मुझे नहीं पता इससे पैसा कितना बचता होगा, पर मुझे इतना पता है कि डेफिनेटली अगर मैं साल में एक बार अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चालू कर दूंगा तो ज़रूर पैसा बचता होगा।
तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट है। Perfect. We have last 1 to 2 minutes. Any questions from the audience? किसी का कोई सवाल इस टॉपिक के अराउंड? प्लीज़ फील फ्री, जो भी आपको पूछना है इस टॉपिक के अराउंड। कोई क्वेश्चन? Impressive. नहीं, आई विल से इट इज इम्प्रेसिव। सबको सब समझ आ गया जो बताया। we have been so much clear. Last words from each of the speakers. Parting thoughts. Varidhi, we'll start with you. Thank you, Sandeep. So I would like to say that first of all, हमें sustainability को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये किसी academic discussion का कोई theoretical concept है, but it is something that could be practiced and followed each day. And it is not about deploying some expensive technology someday in the future, but हम अभी आज के दिन किस तरीके से एनर्जी का एफिशिएंट यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल सस्टेनेबिलिटी इज। थैंक यू। Great. Suresh ji. Parting thoughts. हेलो, जो टॉपिक है बिजनेस ग्रोथ का, उसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज का जो युवा है उसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो कागज़ों पे कार्रवाई करता है। हमारे अपने बच्चे भी उसी तरह चलते हैं कि मैं ये इतनी इंडस्ट्री लगाऊंगा, इतना इन्वेस्टमेंट होगा, इसका इतना प्रोडक्शन होगा, ये प्रॉफिट होगा, साल का इतना प्रॉफिट होगा, और साल 1.5 साल के बाद जब वो प्रैक्टिकल चलता है तो वो जो स्पीड ब्रेकर आते हैं वो उसने कहीं काउंट नहीं किए होते। उसकी वजह से जो बड़ी प्रॉब्लम आती है, बच्चे 1.5 या 2 साल बाद डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो हम सब यहाँ जो बड़े लोग बैठे हैं और जिनके बच्चे बिजनेस में आ रहे हैं और कागजी कार्रवाई करते हैं, उनको एटलीस्ट 3 साल तक अपने बिजनेस में लगे रहना, उनको जुनून बिजनेस का होगा। अगर पागलपंती बिजनेस में नहीं है तो बिजनेस आपका सक्सेस बच्चों का होना बहुत मुश्किल है। सक्सेस नहीं होता, बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, माँ बाप को प्रॉब्लम आती है। मेरे पास तकरीबन ये मान के चलें हर हफ्ते में कोई ना कोई पेरेंट्स आते हैं, अपनी बात, अपने बच्चों की बात बताते हैं और ये कहते हैं इनको कौन सा दूसरा बिजनेस कराना चाहिए। जो बिजनेस वो 1-1.5 साल कर चुका, उसके बारे में उसको काफ़ी नॉलेज हो चुका। आप अपने बच्चों को भी ये बताएं कि प्रैक्टिकल बात करो, 3 साल तक के बाद आपको बिजनेस को आपको प्रॉफिट में लाना। अगर 3 साल में आप इवन पे ले आए हो, उसके बाद से उसको ग्रो करो, क्योंकि ऐसा इजी कोई भी चीज़ नहीं है। अब जब हम पढ़ाई करने जाते हैं तो 1 साल पढ़ने के बाद एग्ज़ाम देते हैं, उसमें सक्सेस होते हैं, फेलियर होते हैं, वो भी उसके अंदर है। तो इसलिए मेरा आप सभी से सुझाव है कि बच्चों को ये डिप्रेशन में नहीं आए बच्चे, इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल का प्रोग्राम बना के चले और हम उन बच्चों को चाहे 6 महीने 3 महीने में उनकी रिपोर्ट जरूर देखें कि बच्चे कर क्या रहे। थैंक यू। Perfect, sir. Pallavi. Thank you. I think मेरा last message will combine what Varidhi said and what Suresh ji just said. Sustainability कोई हुआ नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। इतनी मुश्किल समझनी लगती है क्योंकि इसको अभी तक इनके बारे में ना इंटरनेशनली ग्लोबल कंपनीज बात करती हैं, बड़े कंपनीज, तो वो वर्ड्स दैट दे यूज़, तरीका जो है वो थोड़ा ऐसे लगता है कि ये थोड़ा मुश्किल होगा, पर इतना मुश्किल है नहीं। अगर आपको लगता है मुश्किल तो आप मुझसे बात करो, मैं आपको बताऊंगी इतना मुश्किल नहीं है। पहली बात, अगर आपको लगता है कि आपके पास वो नॉलेज नहीं है, आपके पास टाइम भी नहीं है ये करने को, हम आपको बताएंगे आपको कैसे 2 घंटे में अपनी कंपनी का एमिशन मेजर कर देना है। सिर्फ आपको अपनी अकाउंटेंट के साथ बैठना है जो आपका बैलेंस शीट बनाता है, ये भी हम बता सकते हैं मैं कैसे करूँगी। और थर्ड थिंग, आई थिंक वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट जस्ट मेकिंग अपनी ज़िंदगी और अपना बिजनेस प्रॉफिटेबल बट ऑल्सो द एनवायरनमेंट बेटर। ये तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये आप सब जानते हैं, बट इट इज़ जस्ट कि हमारे बिजनेस के लिए ये प्रॉफिटेबिलिटी का एक साधन है, अपने बिजनेस को बढ़ाने का एक एक्सक्यूज़ है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। ये हमारे को यूज़ करना, ये आपके बिजनेस के फ़ायदेमंद है और ये आपका डिसीजन है, जो मैं नहीं ये आप लेंगे। तो अगर आपको इस सस्टेनेबिलिटी एज अ टॉपिक को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना है, कैसे करना है हम बताएंगे, पर अगर करना है
तो ये डिसीजन आप लोगे और आप मेरे से हेल्प मांगोगे या मेरे कोलीग से। यहाँ पे हम सब इसके बारे में आपको, जैसे आज बैठे हम तो सिर्फ आपको थोड़ी देर के लिए, बट एक्चुअली इसको कैसे करना है बहुत सारे तरीके हैं, हम बता सकते हैं, पर अगर आप इंटरेस्टेड होगे सिर्फ तब। हाँ जी, सब अपने अपने बिजनेस के अंदर सबको क्या करना है, कैसे करना है, सबको पता है और सब ने बता भी दिया कि क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। मैं मेरा पेन पॉइंट बता देता हूँ, जो मैं चाहूँगा आपसे उस पर काम आप लोग के साथ चालू करेंगे तो हो सकता है वो ज़्यादा जल्दी रिजॉल्व हो, बहुत पब्लिसिटी के साथ, कि हम कोशिश करें कि हमारी जो अपकमिंग जनरेशन है वो बाहर मूव ना करे। मतलब बाहर मूव ना करे मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ने नहीं जाए, सीखने नहीं जाए, वो सब कुछ करे, जितना करना है सब कुछ करे। एम्प्लॉयमेंट कोशिश करें कि हम यहीं पर ही ऐसा वर्क कल्चर क्रिएट कर दें, यहीं पर ही हम ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दें कि उनको यहाँ भी काम करने का मज़ा आने लग जाए। अगर काम कर वो बाहर क्यों जा रहे हैं, वो इसलिए पे स्केल तो चलिए ठीक है, यहाँ भी मिलती है, जब मिलेगा ही नहीं हमें कोई तो हमें ज़्यादा देके बुलाना पड़ता है दिल्ली मुंबई से, तो हमें बाहर से ज़्यादा पे स्केल देके बुलाना पड़ता है। तो हम यहाँ भी तो सोच बदलनी पड़ेगी कि यार जयपुर में 50,000 का आदमी नहीं मिलता, जयपुर की सुने 50,000 की क्यों देंगे 50,000, और हम बाहर से उसको 80,000 में लेके आ रहे हैं, क्यों 30,000 हम उसको एक्स्ट्रा दे रहे, क्यों यार उसको रहना खाना का जगह अपने को देनी पड़ेगी। 50 तो आप उसको, आप सैलरी तो 50 ही दे रहे हो पर आपके 80 का आप उसमें खुश हो रहे हो। तो कोशिश हम यही करें कि हम यहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें, वर्क कल्चर क्रिएट करें कि हमारी जनरेशन जो है बाहर नहीं जाए, और इजीली हम भी यहाँ बैठ के फिर जितने भी मेट्रोज है, जितनी मैन्युफैक्चरिंग सिटीज़ कंट्रीज़ है, हम भी उनके साथ compete कर सकें। And one last thing I will say on this point, excellent point अनुज। हमने ये देखा है कि छोटे बिजनेस वाले ओनर्स जो थोड़े से पिछले पिछले 20 सालों से 30 सालों से रन कर रहे हैं, कभी कभार वो कहते हैं कि यार ये डिजिटल टूल, ये सॉफ्टवेयर मुझे नहीं समझ आ रहा है, ये इंग्लिश में है, ये मुश्किल है। यहाँ पे आपको अपनी नेक्स्ट जनरेशन को लेके आना है, क्योंकि उनके लिए फ़ोन यूज़ करना, सॉफ्टवेयर यूज़ करना आंखें बंद करके करते हो। तो अगर आपको कोई ऐसी चीज़ या डिजिटल, जैसे हम आपको बोलेंगे कि आप टूल यूज़ करो, ये कैलकुलेटर, अगर आपको लगता है कि आपकी यहाँ पे आपका सेकंड जनरेशन विल हेल्प यू, दे विल से ये मैं करके देता हूँ पापा, ये मुझे आता है, या मम्मा ये मैं करके, ये तो मैं कर सकता हूँ ऐसे, ये तो मैं आपको सुबह तक दे दूँगा। और आप यहाँ पे दिनों दिन लगे रहे होगे कि अरे यार ये सोशल मीडिया, अरे यार ये सॉफ्टवेयर है, अरे यार ये टूल कुछ समझ। तो ये भी एक तरीका है कि इस टॉपिक को जो मुश्किल है शायद आपके लिए है, पर उनके लिए समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो स्कूल में भी पढ़ते आ रहे हैं, कॉलेज में भी सुनते आ रहे हैं, उनकी अवेयरनेस भी ज़्यादा है। दिस इज़ जस्ट अ सोल्यूशन कि हमने ये देखा है कि स्मॉल बिजनेस ओनर्स जो सच में इसके बारे में कुछ करना चाहते हैं, वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को इस टॉपिक में लेके आते हैं और फिर वो उनको बता दे कि पापा मैं बताता हूँ कैसे करना है। perfect. I have a question. Sure. I am a Kailash Khandelwal. I am Vice President 40. Basically, we are working on reuse of treated water. STP के treated water पे हम काम कर रहे हैं। राजस्थान में पहली मरतबा we have entered in MOU with भिलवाड़ा नगर निगम, और हम जो treated water है उसको further treat करके इंडस्ट्रीज़ को दे रहे हैं। अभी लास्ट वीक हमने एक सेमिनार की थी, वहाँ पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन साथ में, और इंडस्ट्रीज़ को बुलाया था कि ये वाटर आप लीजिए, ये आपके लिए बेहतर है, क्योंकि इन टाइम्स टू कम ये जो फ्रेश वाटर है ये आपको नहीं मिलेगा, या भिलवाड़ा इज़ गोइंग टू बी नो फ्रेश वाटर जोन। 80 से 100 इंडस्ट्रियलिस्ट थे, सबके 3 क्वेश्चन थे, हम आपका पानी क्यों लें। तो हमने बोला कॉमर्स की बात करते हैं, हमने बोला आपका पानी क्या लीटर आता है, बोला 200 रुपये में टैंकर आता है। हमने बोला आपके जो 200 रुपये का 3000 लीटर टैंकर आता है उससे सस्ता हम आपके डोर स्टेप पे पानी दे देंगे। उन्होंने कहा पानी की कैरेक्टरिस्टिक्स, हमने कहा वही देंगे जो आपके लिए यूजेबल है। फिर भी दे वर नॉट इंक्लाइंड, क्योंकि उनके लिए ईजी था टैंकर को फ़ोन करना, पानी आ जाना। अब मैं जानना चाहता हूँ क्या कुछ ऐसे कंसेशंस हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि वो रीयूज ऑफ जो वाटर कर रहे हैं उस पर उनको कुछ बेनिफिट मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, आई एम वर्किंग एज एन एग्रीगेटर, आई एम बाइंग वाटर फ्रॉम द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आई एम लेइंग द पाइपलाइन, आई एम लेइंग द सिस्टम्स, आई एम गिविंग वाटर टू दोर वाटर टैंक्स। So do I have any concessions from the government? How can you help me out in this matter? सुरेश जी, ये नहीं होने चाहिए, अगर नहीं है कुछ होंगे तो अगर हो तो आप बताइएगा प्लीज। सरकार की तरफ से अभी तक तो इसमें कोई बेनिफिट है नहीं। हाँ, अपन अपने 40 की तरफ से सुझाव भेज सकते हैं, और ये अच्छा क्वेश्चन भी अच्छा है कि सरकार के पास जाए और सरकार इस पर कुछ सोचे
और आने वाले टाइम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी वाटर है, तो इसका समाधान किया जा सकता है, करना चाहिए, सरकार को कुछ करना हम चाहिए। लोग काम कर रहे हैं पर अभी इंडस्ट्री का इंक्लिनेशन नहीं है, मतलब उनको ऐसा लग रहा है 200 रुपये टैंकर ज़्यादा ईजी है, जबकि वो टैंकर अनऑफिशियल पानी उठा रहा है नदी से, जिसको कलेक्टर साहब ने मेंशन किया कि ये पानी किसी भी दिन बंद हो जाएगा और आपको एज पर पोल्यूशन कंट्रोल गाइडलाइन आपको यही पानी यूज़ करना है, और जितना पानी इंडस्ट्री को चाहिए उतना पानी भीलवाड़ा के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में अवेलेबल है। और सुरेश जी भाई साहब आपको बता दूं, राजस्थान में पहली मर्तबा ये पहल हमने की है और पहला MOU हमने किया है जिसमें वो पानी पूरा का पूरा पानी ट्रीटमेंट प्लांट का नदी में डाल रहे थे। अब हमारे साथ MOU हुआ है और हमने सरकार को वादा किया है कम से कम 1 साल में 9 करोड़ रुपया उनको हम उस पानी का जो पानी फेंक रहे थे वो देंगे। तो उनके पास में औसतन उनका जो प्लांट लगा था वो 28 करोड़ का लगा था, 3 साल में उनका प्लांट फ्री हो जाएगा। मैं 2 बातें बता सकती हूँ जो शायद हेल्पफुल हो शायद नहीं हो, वो आप डिसाइड करना। एक ये कि अगर ये बिजनेस एक्सपोर्ट करते हैं इन एनी केस, या फिर इनका जो प्रोडक्ट है या जो इनका जो माल है बन के किसी इम्पोर्टर के पास जाता है इवेंचुअली, राइट, आप ऐसे बिजनेस को बेचते हैं जो या तो जो लार्ज बिजनेस है जो अपने वाटर को मेजर करता है, अपने एमिशंस ढंग से मेजर करता है। अगर आपका ऐसा बायर है तो आपको ये फ़ायदा दिलवाएंगे, मैं आपको बताऊंगी कैसे। और दूसरा, आपके लिए अगर आप एक क्लस्टर लेवल पे ये काम कर पा रहे हैं जैसे कि आप बोल रहे हैं, तो क्लस्टर लेवल अगर ये सारे सपोज आप 100 में से 20 को भी ये काम करवा रहे हैं, क्या आप इसके बारे में एक कहानी लिखना चाहते हैं, क्या आप आर्टिकल लिखवाना चाहेंगे? क्योंकि फिर अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्लस्टर विल आउटशाइन, विल स्टैंड आउट अमंगस्ट ऑल अदर क्लस्टर्स जो सेम टाइप का बिजनेस कर रहे हैं। तो हम वैसे टाइप की ऑप्शंस, आपको ये वाले बेनिफिट्स हम दे सकते हैं कि हम आपकी केस स्टडीज़, आपके बारे में लिखना, आपकी कहानी को आगे तक पहुंचाना, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की मदद से ये कहानियाँ पहुंचाना, ये वाला जो माध्यम है ये हम आपको सपोर्ट करा सकते हैं। बाकी जो मैंने आपको बोला वो जो एक्सपोर्ट एंगल है वो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आप अपना एमिशंस मेजर करवाएंगे इन सारे क्लस्टर बिजनेसेस से, जो अपना डेटा डालेंगे कि हमारा कितना पानी यूज़ होता है, अगर वो उसके अंदर डालेंगे कि इसमें से हमारा सपोज 40% पानी रीयूजेबल वाटर है, तो उनका एमिशन कम हो जाएगा। और ये बिजनेस अगर अपने इंपोर्टर को या अपने बायर को इन्फॉर्मेशन देगा तो वो बायर उसको बेनिफिट देगा कि आप, इसका मतलब आपका बिजनेस उन बाकियों से ज़्यादा सस्टेनेबल है, इसीलिए मेरे को आपसे बिजनेस करने में ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि मेरे इंपोर्टर को आपसे वैल्यू मिलती है कि ओ मेरे सारे सप्लायर सस्टेनेबल हैं। आप समझ रहे हैं? ये थोड़ी लंबी है, मैं आपसे अलग से भी बात कर सकती हूँ इस बारे में, पर ये कुछ तरीके होते हैं इनके इनडायरेक्ट फ़ायदे निकालने, जो शायद आपको फाइनेंशियली इमीडिएटली नहीं है पर एक्चुअली बिजनेस में ज़्यादा फ़ायदा है एज एन अपॉर्चुनिटी। उनको समझना चाहिए कि उनको अगर ये समझ में आ जाएगा इस पानी को लेने से मुझे ये फायदा होगा, तो they will approach us। ये फ़ायदा कैसे आप दिखाना है वो आपको उनको दिखाना है, मैं आपके बाद में बात कर सकती हूँ बाहर जाके हम कैसे कर सकते हैं। थैंक यू। Thank you so much. Live in India, work in India, grow in India, but grow sustainability. With that mantra, we'll close the session. Thank you, speakers. Thank you, wonderful thoughts.